नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में बिहार क्राउन सामान्य ज्ञान का अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है वित्त व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम को उसकी संचित विधि में रखा जाता है। बिहार सरकार का वित्त विभाग राज्य का वित्तीय प्रशासन देखता है। यह उन सभी वित्तीय मामलों से संबंध है जिनका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ता है। इसमें विकास और अन्य कार्य के लिए संसाधन जुटाना भी शामिल है। यह राज्य सरकार के व्यय का नियमन करता है, जिसमें ग्राम स्तर तक को हस्तांतरित किए जाने वाले संसाधन भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय तथा प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण विधानसभा के सामने प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बिहार की वित्त व्यवस्था संचालित है। वित्तीय व्यवस्था संबंधी संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 202 राज्य सरकारें द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसे सामान्य बजट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 267 राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य का आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी। अनुच्छेद 269 केंद्र द्वारा लेवी परंतु पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से राज्यों को वितरित। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा राज्यों में आयकर का अनिवार्य बंटवारा। अनुच्छेद 275 संघ से सहायता अनुदान प्राप्त करने का राज्यों को वैधानिक अधिकार आदि संसद सहायता की अनुशंसा करें। अनुच्छेद 282 सार्वजनिक कार्य हेतु अनुदान। अनुच्छेद 283 2 राज्य की संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, प्राप्ति एवं उसका रखरखाव। राज्य सरकार अपने संसाधन, अपने कर और गैर कर राजस्वों, केंद्रीय करों को विभाज्य पूल में अपने हिस्से, योजना और गैर योजना प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान, बाजार से ऋण, लिए गए ऋण और अन्य उधारियों से प्राप्त करती है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के लेख में रखे जाने वाले भविष्य निधि के संग्रहणों तथा अन्य जमा राशियों के बरअक्स की गई उधारियों शामिल होती है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम उसकी संचित निधि में रखा जाता है। संचित निधि के अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित दो अन्य कोष भी होते हैं। पहली है आकस्मिक निधि, जो नियत कॉर्पस और अर्थदाय की प्रकृति की होती है। राज्य सरकार द्वारा या उसके निमित्त प्राप्त अन्य सारी राशियों को संविधान के अनुच्छेद 266 2 के तहत गठित लोक लेखा में रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के बैंकर के बतौर काम करती है। रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता के तहत राज्य सरकार को अपना कम से कम 1.73 करोड़ रुपए नकद शेष उसके पास बनाए रखना होता है। वित्त व्यवस्था का प्रबंधन। बिहार में वित्त व्यवस्था का प्रबंधन 1. राजकोषीय प्रबंधन, 2. घाटा प्रबंधन, 3. ऋण प्रबंधन, 4. संसाधन प्रबंधन, 5. व्यय प्रबंधन, 6. राज्य का बजट और 7. राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम। राजकोषीय प्रबंधन समग्र संसाधन अंतराल सकल राजकोषीय घाटे से व्यक्त होती है, जिसकी भरपाई किसी न किसी प्रकार के उधार से करनी होती है। राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के 8 सूचक हैं। 1. सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुमान। 2. सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात। 3. सामूहिक संवितरण के साथ गैर विकास व्यय का अनुपात। 4. राजस्व प्राप्ति के साथ गैर विकास राजस्व व्यय का अनुपात। 5. राजस्व व्यय के साथ
ब्याज भुगतान का अनुपात। 6 राजस्व व्यय के साथ राज्यों के अपने राजस्व का अनुपात। 7 सामूहिक संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल आंतरिक का अनुपात। 8 केंद्र सरकार से सकल आंतरिक के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात। सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात। इस अनुपात से पता चलता है कि सकल राजकोषीय घाटा में राजस्व घाटे का किस हद तक योगदान है। 2 सकल राजकीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात। अपने राजस्व लेखों में सुधार के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप बिहार में पूंजीगत परिव्यय का परिणाम अधिक रहा है। 3 सामूहिक संवितरण के साथ गैर विकास मूलक राजस्व व्यय का अनुपात। मुख्यतः प्रशासनिक अथवा सामान्य सेवकों के लिए होने वाले गैर विकास मूलक व्यय का कुल व्यय में कम ही हिस्सा हो तो बेहतर है। राजस्व प्राप्ति के साथ गैर विकास मूलक राजस्व व्यय का अनुपात। यह अनुपात बताता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किस हद तक विकास प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सका। राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात। अधिक ऋणग्रस्तता के कारण राज्य की वित्त व्यवस्था के लिए ब्याज भुगतान अस्थायी बोझ बन जाता है। हालांकि बिहार में 2004 से 2005 से राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान पर खर्च होने वाला हिस्सा क्रमशः घटता जा रहा है। 6 राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात। कुल व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात राज्य सरकार की राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों के लिहाज से उसकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार की अपनी कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियों मिलकर उसके कुल राजस्व व्यय का मुश्किल से 24% हिस्सा ही पूरी कर पाती है। उसके बाद इस अनुपात में सुधार होता गया। 7 सामूहिक संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण का अनुपात। यह अनुपात बाहरी संसाधनों पर राज्य सरकार की निर्भरता को सामने लाता है। केंद्र सरकार से सकल आंतरिक अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात। वर्ष 2003-04 तक केंद्र सरकार से बिहार को होने वाले सकल अंतरणों का बड़ा हिस्सा ऋण सेवा में चला जाता है। 2003-04 के 100% से यह निरंतर घटता चला गया। 2 घाटा हीनार्थ प्रबंधन। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है अथवा उसकी आय उसके व्यय से कम रह जाती है तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे हीनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा उसके वित्तीय प्रदर्शन का महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह कुल संसाधन अंतराल को अभिव्यक्त करता है। बिहार का सकल राजकोषीय घाटा उच्च पूंजी निवेश के कारण गत वर्षों में तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे में निवल ऋण प्रदान का हिस्सा हमेशा ही कम रहा है। बिहार में पूंजीगत परिव्यय विगत 6 वर्षों के दौरान 23.6% की दर से बढ़ा है। निवल ऋण ग्रहण में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक बाजार के ऋण और केंद्रीय ऋण शामिल थे। कुल ऋण ग्रहण में केंद्रीय ऋण का हिस्सा छोटा था। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण अब पूरी तरह आंतरिक बाजार के ऋण से होता है। ऋण प्रबंधन। राज्य सरकार की राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात बकाया देनदारी का प्रतिशत लगातार घटा है। बिहार का राजस्व लेखा प्राप्ति और व्यय राजस्व प्राप्तियों राजस्व व्यय राजस्व अधिशेष राज्य सरकार राज्य का अपना कर प्लस गैर कर राजस्व राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर राज्य के केंद्रीय करों का हिस्सा कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर केंद्रीय अनुदान कुल राजस्व के प्रतिशत के
बतौर राज्य का अपना राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल होता है। बिहार सरकार का व्यय पैटर्न गैर विकास व्यय, विकास व्यय, कुल व्यय, योजना व्यय और गैर योजना व्यय, ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति सकल ब्याज भुगतान, निवल ब्याज भुगतान, संसाधन प्रबंधन। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों स्रोतों का योगदान रहता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल में उसका हिस्सा शामिल रहता है। इसी प्रकार गैर कर राजस्व में राज्य सरकार के अपने गैर कर राजस्व के साथ साथ योजना और गैर योजना परियोजनाओं के लिए केंद्रीय अनुदान शामिल रहते हैं। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व, आय जनित कर जिसमें कृषि आयकर और व्यापार कर शामिल है, संपत्ति तथा पूंजीगत अंतरणों पर कर जिसमें भूमि राजस्व, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क तथा शहरी अंचलन संपदा कर, वस्तु एवं सेवा कर। केंद्रीय करों के हिस्से में मुख्यतः केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सीमा कर एवं संपदा कर हिस्से शामिल होते हैं, जिनका संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी प्राप्ति में प्रति 5 वर्ष पर गठित होने वाले वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत राज्य को भी हिस्सा दिया जाता है। राजस्व प्राप्ति, राजस्व के स्रोत। राज्य का अपना राजस्व, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, केंद्र से प्राप्तियां, विभाज्य करों का हिस्सा, सहायता अनुदान, कुल राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व की संरचना, राजस्व के स्रोत, बिक्री कर, व्यापार कर आदि, माल एवं यात्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, भूमि राजस्व, विद्युत कर एवं शुल्क, अन्य कर। 5. व्यय प्रबंधन। बिहार सरकार के व्ययों को मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. सामान्य सेवाएं, 2. सामाजिक सेवाएं, 3. आर्थिक सेवाएं, 4. सहायता अनुदान, 5. पूंजीगत परिव्यय, लोक ऋण की अदायगी, राज्य द्वारा ऋणी एवं अग्रिम। बिहार सरकार के ऋणों के मूलधन की अदायगी पूंजी लेख से होती है, वहीं ब्याज भुगतान सामान्य सेवाओं के तहत व्यय के राजस्व लेख से होता है। उपरोक्त सेवाओं पर राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय के अलावा व्यय के अन्य क्षेत्र पूंजीगत लेख में ऋण एवं अग्रिमों की अदायगी तथा स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के अधीनस्थ स्वायत्त संस्थाओं के अनुदान है। राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यमों, शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ अपने कर्मचारियों को भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण देती है। संचित निधि से व्यय शीर्ष सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सहायता अनुदान, पूंजीगत व्यय, लोक ऋणों की अदायगी, राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम, योग संचित निधि। 6. राज्य का बजट। बजट अभिप्राय। बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सरकार के वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि तक आय एवं व्यय अनुमानों का विवरण होता है। बजट के उद्देश्य सरकारी बजट सरकार के वार्षिक व्यय एवं आय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। साथ ही बजट सरकारी की उन विकास नीतियों एवं उद्देश्यों को भी इंगित करता है जिन्हें सरकार बजट के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है। बजट की संरचना। बजट के 2 प्रमुख संरचना है, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय। बजट संरचना का बजट के 2 प्रमुख संरचना है, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय।
अब देखते हैं बजट प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, ये 3 होते हैं, 2 होते हैं। और फिर बजट व्यय भी 2 भागों में बांटा गया है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण विधानसभा के पटल पर रखना होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाने वाला यह विवरण ही बजट का मुख्य दस्तावेज होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं भुगतान को 3 भागों में दिखाया जाता है, जिनमें सरकार के खाते विभाजित किए जाते हैं: कोष, समेकित कोष, आकस्मिक कोष और लोक खाता। सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सभी प्रकार का राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण, उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से हुई प्राप्ति समेकित कोष कहलाता है। सरकार का सभी प्रकार का व्यय समेकित कोष से ही होता है। सरकारी बजट का स्वरूप। सरकारी बजट का स्वरूप दो भागों में बांटा गया है, एक बजट प्राप्तियां, दूसरा बजट व्यय। बजट प्राप्ति भी 2 प्रकार के हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति को फिर 2 भागों में, कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति को फिर 3 भागों में बांटा गया है, उधार प्राप्ति, ऋण प्राप्ति और विनिवेश के अन्य स्रोत। और इधर देखिए बजट व्यय को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को फिर योजना, गैर विकास और विकास, इन 4 भागों में बांटा गया है। फिर पूंजीगत व्यय को आगे 4 भागों में बांटा गया है, योजना, विकास, गैर योजना और गैर विकास। योजना, गैर योजना, विकास, गैर विकास, इस तरह से विभाजित किया गया है। अब राज्य की अर्थव्यवस्था में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार बजट की अनुमानित आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण होता है। सरकारी बजट के द्वारा ही राज्य की आर्थिक नीति को जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। बजट राज्य में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग एवं पूर्ति, बजट विनियोग, रोजगार एवं अन्य आय के स्तर इत्यादि को प्रभावित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन आता है। सरकार की राजकोषीय नीति बजट द्वारा ही प्रकट होती है बजट के प्रकार। पारंपरिक अथवा आम बजट। इस बजट में सरकार के आय और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा होता है। इस बजट में सरकार किसी क्षेत्र में कितना धन व्यय करेगी उसका उल्लेख किया जाता है। निष्पादन बजट कार्यों के परिणाम को आधार बनाकर निर्मित किया जाने वाला बजट निष्पादन बजट कहलाता है। यह मूलतः लक्ष्योन्मुखी तथा उद्देश्यपरक प्रणाली पर आधारित होता है। शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। आउटकम बजट। इस बजट के तहत किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग के आवंटित बजट राशि में मूल्यांकन किए जा सकने वाले उद्देश्यों के निर्धारण और कार्य संपादन के लिए किसी भी स्तर पर होने वाली देरी के बजाय सही समय पर धनराशि पहुंचाकर उनका सही उपयोग किया जा सके, इसकी व्यवस्था रही है। लैंगिक बजट। वार्षिक बजट में महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए आवंटित बजट के प्रावधान और खर्च पर समीक्षा करना लैंगिक बजटिंग कहलाता है। अंतरिम बजट। जब सरकार किसी विशेष परिस्थितियों में पूरे वर्ष के लिए आय व्यय के अनुमान तैयार करने में असमर्थ रहती है तो वर्ष के कुछ महीनों के लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आय व्यय का प्रावधान करती है। इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। अधिशेष बजट। इसे
ऐसे बजट में कुल राजस्व प्राप्ति प्रस्तावित सकल सार्वजनिक व्यय की तुलना में अधिक होती है। घाटे का बजट, ऐसा बजट जिसमें मांग बढ़ाने के लिए व्यय आय की तुलना में अधिक हो, यानी राजस्व प्राप्ति कम हो। संतुलित बजट, ऐसा बजट जिसमें सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियां बराबर हो। बजट से संबंधित शब्दावली। योजना परिव्यय, यह बजटीय योजना का वह हिस्सा होता है जिसके तहत सरकार की विभिन्न मंत्रालयों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां, इनमें आमजन से जुटाए गए कर्ज, बाजार कर्ज, ट्रेजरी बिल के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य पक्षों से ली गई उधारी, विदेशी संस्थाओं या सरकार से लिए गए कर्ज एवं केंद्र सरकार द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश व अन्य पक्षों को दिए गए कर्ज की प्राप्ति शामिल होती है। विनियोग के जरिए जुटाई गई रकम भी इसी के तहत आती है। राजस्व प्राप्ति, इसमें सरकार के शुल्क और करों का उल्लेख होता है। कर राजस्व, कोई सरकार कर लगाकर जो राजस्व हासिल करती है उसे कर राजस्व कहा जाता है। गैर कर राजस्व वह राशि है जो सरकार कर के अतिरिक्त अन्य साधनों से एकत्र करती है। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों और संगठनों की आमदनी पर लगाया जाता है, चाहे वह आमदनी किसी भी स्रोत से हो। अप्रत्यक्ष कर, ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है, अर्थात करापात किसी और व्यक्ति पर होता है और कराघात किसी और व्यक्ति पर। ग्राहकों द्वारा सामान खरीदने और सेवाओं का इस्तेमाल करने के दौरान उन पर लगाए जाने वाले कर अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। सीमा शुल्क वह शुल्क होता है जो देश में आयात होने वाले सामानों पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क वह शुल्क होता है जो देश के भीतर बनाए जाने वाले सामानों पर लगाया जाता है। लेखानुदान मांगे, बजट को सभा में या संसद में पारित करने में लंबा समय लगता है और ऐसे में सरकार 1 अप्रैल से पहले पूरा बजट पारित नहीं कर पाती। इस स्थिति में अगले वित्त वर्ष के शुरुआती दिनों के खर्च के लिए सरकार सभा, संसद और मंजूरी लेती है। इन मांगों को लेखानुदान मांग कहते हैं। बजट वर्ष अब 1 जनवरी से कर दिया गया है। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। सरकारी व्यय को 2 हिस्से में बांटा जाता है, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। केंद्रीय योजना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की सहायता के लिए आवंटित राशि योजनागत खर्च की श्रेणी में आती है। गैर योजनागत व्यय के 2 हिस्से होते हैं, गैर योजनागत राजस्व व्यय और योजनागत पूंजीगत व्यय। गैर योजनागत राजस्व व्यय में जो व्यय आते हैं उनमें ब्याज की अदायगी, सब्सिडी, सरकारी कर्मचारी को वेतन की अदायगी, राज्य सरकार को अनुदान, विदेशी सरकार को दिए जाने वाले अनुदान आदि शामिल है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में रक्षा, लोक उपक्रमों को दिए जाने वाले कर्ज, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और विदेशी सरकार को दिए जाने वाले कर्ज शामिल है। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय किसी सरकार द्वारा किया जाने वाला वह व्यय होता है जो भविष्य के लिए लाभ का सृजन होता है। पूंजीगत व्यय का इस्तेमाल संपत्ति तथा उपकरण आदि खरीदने के लिए किया जाता है। सरकार के राजस्व खाते से खर्च होने वाली राशि को राजस्व का व्यय कहा जाता है। सब्सिडी, सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को नकदी या कर से छूट के रूप में दिया जाने वाला लाभ सब्सिडी कहलाता है। वित्तीय घाटा बताता है कि किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार की कुल आमदनी उधार को छोड़कर और कुल खर्च का अंतर कितना है। राजकोषीय घाटा, यह राजस्व प्राप्ति के साथ साथ कुछ निश्चित और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के साथ साथ कुल खर्च का अंतर होता है। प्राथमिक घाटा,
राजकोषीय घाटे और ब्याज की अदायगी के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा देश में विदेशी मुद्रा की कुल आवक व निकासी का अंतर बताता है। राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय का अंतर होता है। समेकित कोष। सरकार को हर तरह से होने वाली आय समेकित कोष में जमा होता है। आकस्मिक कोष। सरकार द्वारा सभा संसदों की प्राप्ति प्राधिकार के बिना तत्काल अप्रत्याशित व्यय पूरा करने के लिए इस कोष का उपयोग किया जाता है। विनियोग विधेयक। यह विधेयक संचित विधि में से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देता है। विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। इसे सामान्य बजट कहा जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की सभी प्राप्तियों और विवरणों को सामान्य चर्चा के लिए विधानसभा के समक्ष राज्यपाल के निर्देश पर राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। इसे बजट प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं, अपना मंतव्य भी प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री के भाषण के पश्चात बजट विवरण विधायकों एवं अन्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त होने के पश्चात विधानसभा की बैठक अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। बजट प्रस्तुत करने के दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है। बजट पर चर्चा। बजट पर 2 प्रक्रमों में चर्चा की जाती है। पहले संपूर्ण बजट पर सामान्य चर्चा होती है। सामान्यतः चर्चा 3 से 4 दिनों तक चलती है। इसमें बजट की मुख्य बातें, इसके सिद्धांतों तथा नीतियों आदि पर चर्चा होती है। सामान्य चर्चा के बाद अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान का सिलसिला शुरू होता है। चर्चा के लिए समय तय करना। बजट पर सामान्य चर्चा। अनुदान मांगों पर मतदान। विनियोग विधेयक एवं वित्तीय विधेयक को पास करने की समस्त प्रक्रिया को निश्चित समय में पूरा किया जाना। मांगों पर मतदान के लिए निर्धारित पूरे समय का विभाजन विभिन्न मांगों के लिए अथवा विभिन्न मंत्रियों की मांगों के लिए अलग अलग से किया जाता है। बजट पर सामान्य चर्चा। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान विधानसभा संपूर्ण बजट पर उसमें निहित सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होती है, किंतु इस मौके पर कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और ना ही बजट मतदान के लिए रखा जा सकता है। बजट चर्चा का विस्तार सामान्य योजनाओं और बजट के ढांचे का परीक्षण कर लगाने की नीति तक ही सीमित रहती है। वित्त मंत्री को चर्चा के अंत में उत्तर देने का अधिकार होता है। अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान। अनुदान की मांगों पर मतदान के लिए विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित समय के दौरान चर्चा का विस्तार उस विषय तक सीमित रखते हैं जो प्रभारी मंत्री के प्रशासकीय नियंत्रण में रहती है। यदि विधायक किसी विशेष विभाग द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति का अनुमोदन करें या विभागीय प्रशासन में मितव्ययिता के उपाय बताएं या विभाग का ध्यान विशेष स्थानीय शिकायतों की ओर केंद्रित करते हैं तो केंद्रीय विषय से हटने पर अध्यक्ष उन्हें ऐसा करने पर रोकता है। इस प्रक्रम पर किसी अनुदान की मांग को कम करने हेतु कटौती प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, किंतु किसी मांग में कमी चाहने वाले प्रस्ताव में संशोधन स्वीकार योग्य नहीं होते। कटौती पर प्रस्ताव। अनुदान की मांग को कम करने के लिए लगाए गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य उसमें निहित विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। कटौती प्रस्ताव की सूचना मांगों पर मतदान के लिए नियत प्रथम दिन से सामान्यतः 4 दिनों पूर्व निर्धारित समय से पहले विधानसभा सचिवालय में देना पड़ता है। लेखा अनुदान। बजट के पारित होने तक सरकारी व्यय की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए विधानसभा
को लेखानुदान के रूप में अनुदान की स्वीकृति का अधिकार होता है। लेखानुदान के रूप में जो राशि स्वीकृत कराई जाती है वह उस वित्तीय वर्ष के एक भाग के खर्च की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय के लिए सामान्यतः लेखानुदान 3 या 4 माह के लिए भी पास किया जा सकता है। अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदानों पर चर्चा। संपूर्ण अनुदान को कम करने के लिए या जिन मदों पर मिलकर अनुदान बना हो उनको कम करने या निकाल देने के लिए संशोधन के रूप में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकते हैं। अनुपूरक मांगों पर चर्चा के समय बहस शामिल की गई मदों के संबंध में ही सीमित रहती है और इस अवसर पर मूल मांगों और नीतिगत विषयों पर सामान्य चर्चा संभव नहीं होती। मुख्य बजट में सम्मिलित योजनाओं के बारे में अंतर्निहित सिद्धांतों के विषय में चर्चा नहीं उठाई जाती। इस समय विधायक अनुपूरक मांगों की आवश्यकता के बारे में इशारा कर सकते हैं। सांकेतिक अनुदान। जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय के लिए पुनर्वियोग द्वारा धन उपलब्ध कराना होता है तो सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग विधानसभा में मतदान के लिए रखी जा सकती है। विनियोग विधेयक। राज्य की संचित निधि में से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक कि उसके संबंध में विनियोग विधेयक पारित नहीं कर लिया जाता। विधानसभा द्वारा अनुदान की मांगों को पारित करने के बाद सभी धनराशि को राज्य और संचित निधि से विनियोग किए जाने की व्यवस्था के लिए विनियोग विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है। विधानसभा में विनियोग विधेयक की पुनर्स्थापना होने के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष विधेयक के प्रक्रम को पूरा करने के लिए विनिश्चय करता है। विनियोग विधेयक पर वाद विवाद उन अनुदान में निहित लोक महत्व के विषयों या प्रशासकीय नीति तक सीमित रहता है जो उस समय न उठाए गए हों और जो अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय पहले उठाए न जा चुके हों। वाद विवाद की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक विधायकों से कह सकता है कि वे पहले उन विशिष्ट विषयों की सूचना दें जिन्हें वे उठाना चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वैसे विषयों को जो अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान उठाई जा चुकी हो या जो लोकहित महत्व की न हो अनुमति देने से इनकार कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां। नियमों के अधीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त उन सभी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है जो समस्त वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक हो। राज्य के राजस्व स्रोत। प्रति व्यक्ति कर। 2 कृषि भूमि उत्तरदायी संबंधी शुल्क। 3 राज्यों में उत्पादित या निर्मित शराब, अफीम आदि मादक द्रव्यों पर उत्पादन कर। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। न्यायालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को छोड़कर राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर शुल्क। भू राजस्व। संघ सूची में वर्णित लेखों को छोड़कर अन्य लेखों पर मुद्रांक शुल्क। कृषि आय पर कर। भूमि एवं भवनों पर कर। खनिज पदार्थों के विकास के लिए निश्चित सीमा के अधीन खनन अधिकार पर कर। बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर। स्थानीय क्षेत्र में उपयोग प्रयोग तथा विक्रयों के लिए लाई गई वस्तुओं पर कर। समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय या तथा विक्रय पर कर। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर। 15 सड़कों तथा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से ले जाया जाने वाला माल तथा यात्रियों पर कर। वाहनों पर कर। पशुओं तथा नौकाओं पर कर। व्यवसायों आजीविकाओं तथा नौकरियों पर कर। विलासिता के वस्तुओं पर कर। इनमें मनोरंजन तथा जुआ भी शामिल है। चुंगी कर आदि। राज्य के सार्वजनिक उपक्रम और निगम।
बिहार के सार्वजनिक क्षेत्र में 68 सरकारी कंपनी और अवैधानिक निगम मौजूद है। हालांकि इन 68 सरकारी कंपनी में से सिर्फ 28 ही कार्यशील है। क्षेत्रवार सरकारी कंपनी और निगम क्षेत्र: वैधानिक निगम की संख्या, कार्यशील कंपनी की संख्या, अकार्यशील कंपनी की संख्या। कृषि क्षेत्र में 0, कृषि क्षेत्र में वैधानिक निगमों की संख्या 0 और कार्यशील कंपनियों की संख्या 3, अकार्यशील कंपनियों की संख्या 12। बिजली क्षेत्र में वैधानिक नियम की संख्या 0, कार्यशील कंपनी की संख्या 3 और अकार्यशील 0। अधिसंरचना: वैधानिक निगम 0, कार्यशील कंपनी 6, अकार्यशील कंपनी 1। विनिर्माण 0 और कार्यशील कंपनियां 3, अकार्यशील 12। सेवा के क्षेत्र में वैधानिक निगम 2 और कार्यशील कंपनियां 3, अकार्यशील 1। वित्त पोषण में वैधानिक निगम की संख्या 1, कार्यशील कंपनियों की संख्या 4 और अकार्यशील कंपनियां 4। और अन्य 0 और कार्यशील 2 और कार्यशील 10। टोटल 3 और कार्यशील 28 और कार्यशील 40। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अकार्यशील कंपनियों की संख्या ज़्यादा है। स्रोत: प्रधान महालेखाकार, बिहार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट व्यावसायिक। कार्यशील कंपनियां: कृषि के क्षेत्र में बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, स्काडा कृषि व्यापार कंपनी। वित्त विभाग में बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त विभाग, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्तीय निगम लिमिटेड। अधिसंरचना: बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार शैक्षणिक अधिसंरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी अधिसंरचना निगम लिमिटेड। विनिर्माण: बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पेय निगम लिमिटेड। विद्युत: बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड। सेवा: बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार चिकित्सा सेवा एवं अधिसंरचना निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड। वैधानिक निगम: बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य परिवहन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भंडारण निगम। अकार्यशील कंपनियां: कृषि एवं सहमति, बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड, बिहार पर्वतीय क्षेत्र उद्धव सिंचाई निगम लिमिटेड, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड और बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड, बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, स्काडा कृषि व्यापार खगोल लिमिटेड, स्काडा कृषि व्यापार लिमिटेड डेहरी, स्काडा कृषि व्यापार लिमिटेड आरा, स्काडा कृषि व्यापार लिमिटेड औरंगाबाद, स्काडा कृषि व्यापार लिमिटेड मोहनिया, स्काडा एग्रो फॉरेस्ट्री कंपनी खगोल। वित्त विभाग: बिहार राज्य पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। अधिसंरचना: बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड। विनिर्माण: बिहार सॉल्वेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड, मगध मिनरल्स लिमिटेड, कुमार धुबी मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, बेल्ट्रॉन
वीडियो सिस्टम लिमिटेड, बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड, बेल्ट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास लिमिटेड, बिहार मेज प्रोडक्ट लिमिटेड, बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड, बिहार राज्य वस्त्र लिमिटेड। सेवा 30 बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड विविध। 31 बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड, बिहार गोल्डन टाइल्स एंड सिरामिक्स लिमिटेड, विश्व मित्र पेपर इंडस्ट्री लिमिटेड, झंझारपुर पेपर इंडस्ट्री, बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रेट लिमिटेड, बिहार स्टेट फिनिट्स लेदर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सिंथेटिक रेजिनेंट टाइस्टन लिमिटेड, भवानी एक्टिव कार्बन लिमिटेड, बिहार राज्य श्रमोद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड। स्रोत प्रधान महालेखाकार बिहार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट। बिहार सरकार की वित्त व्यवस्था संबंधी कुछ पहलू। वर्ष 2004-05 से ही बिहार लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है। बिहार की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था की सुधार की प्रक्रिया 2006 में शुरू हुई थी, जब पूंजीगत परिव्यय 2005-06 के महज 2084 करोड़ रुपए से बढ़कर 5211 करोड़ रुपए हो गया था। वर्ष 2006-07 से राज्य सरकार की हर बजट में पूंजीगत परिसंपत्ति पर निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो बहुगुणक प्रभाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था से तेज विकास में रूपांतरित हो गया। कर राजस्व में वृद्धि के विपरीत राज्य में करेत्तर राज्य के तहत प्राप्ति में करेत्तर राजस्व की प्रकृति के कारण बिना किसी पैटर्न के उतार चढ़ाव होता है। राज्य सरकार के लोक ऋण में दो ही घटक शामिल होते हैं: राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं सहित बाजार से लिया गया आंतरिक ऋण, केंद्र सरकार से लिया गया ऋण। ऋण देनदारी के साथ बर्ताव के मामले में 2013-14 में नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह पूर्व में अपनाए जाने वाले तरीके से भिन्न था, जिसमें लघु बचतों, भविष्य निधि और अन्य लेखों की शुद्ध प्राप्तियों को राज्य सरकार की ऋण देनदारियों में शामिल किया जाता है। वर्ष 2006-07 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम लागू होते ही बिहार में राजकोषीय अनुशासन शुरू कर दिया गया था। बिहार के राजकोषीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए 8 सूचकों का उपयोग किया जाता है। सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व अधिशेष का अनुपात, सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, समूहित संवितरण एग्रीगेट डिसबर्समेंट के साथ विकासोत्तर व्यय का अनुपात, राजस्व प्राप्ति के साथ विकासोत्तर राजस्व व्यय का अनुपात, राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात, राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात, सामूहिक संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण ग्रॉस ट्रांसफर का अनुपात, केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात। राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था को मापने वाले कुछ कारक हैं: सुस्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी। बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना है: रकम, राजस्व घाटा, पूंजीगत परिव्यय, शुद्ध ऋण प्रदान, सकल राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम 1.73 करोड़ रुपए दैनिक नकद शेष रखना होता है, जिसके नहीं रखने पर उसे सामान्य अग्रिम या विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ता है। संसाधन प्रबंधन, राज्य सरकार को कर और करेत्तर दोनों प्रकार के स्रोतों से राजस्व प्राप्त होता है।
राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल रहता है। जुलाई 2017 में 101 संविधान संशोधन विधेयक को लागू करने के जरिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का आरंभ थी। इसके चलते भारत वस्तुओं और सेवाओं का एकीकृत और समरूप कर प्रणाली के साथ साझा बाजार बन गया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लागू होने के पहले बिहार में कर राजस्व 7 महत्वपूर्ण शीर्षों के तहत वसूला जाता था। बिक्री व्यापार कर आदि, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, माल एवं यात्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भूमि राजस्व और विद्युत कर एवं शुल्क। अब वस्तु एवं सेवा कर ने मूल्य वर्धित कर और माल एवं यात्री कर दोनों को समाहित कर लिया है। व्यय प्रबंधन राज्य सरकार के व्ययों की 3 मुख्य कामकाजी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 1 सामान्य सेवा, 2 सामाजिक सेवा, 3 आर्थिक सेवा। राजस्व व्यय गतिविधियों का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।